हाँ तो फ्रेंड्स, अपन ने देखा कि प्रैक्टिस यूनिट जो है उसका पीयर रिव्यू किया जाता है। बोर्ड एक पीयर रिव्यूअर अपॉइंट करता है, फिर वो पीयर रिव्यूअर जाकर उस प्रैक्टिसिंग यूनिट का पीयर रिव्यू करता है। अब अपन ये देखेंगे कि वो पीयर रिव्यू जो होगा वो क्या हर साल होगा और कौन सी प्रैक्टिस यूनिट है जिनका पीयर रिव्यू किया जाएगा, मतलब किन पे एप्लीकेबल है पीयर रिव्यू, ठीक है, और क्या हर साल किया जाएगा या कितने टाइम पीरियड में किया जाएगा। तो वो सब का जवाब अपने को मिलेगा यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि किस किस को एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे क्या किया है, इसे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो लेवल 1 एंटिटीज़, एक दूसरा है लेवल 2 एंटिटीज़। अगर कोई लेवल 1 एंटिटीज़ के अंदर कैटेगरी में आ जाती है तो उसका पीयर रिव्यू होगा वंस इन ए 3 ईयर, मतलब 3 साल में एक बार उसको पीयर रिव्यू करवाना जरूरी है उस प्रैक्टिस यूनिट को। और वहीं अगर लेवल 1 एंटिटीज़ के अलावा मतलब लेवल 2 एंटिटीज़ में अगर आ जाती है तो उसको वंस इन ए 4 ईयर उसको पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं कि ये लेवल 1 एंटिटी क्या है, इसके अंदर क्या क्या आएंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस यूनिट जो नीचे मेंशन की गई है उनको अपन ट्रीट करेंगे एज ए लेवल 1 एंटिटी। सबसे पहले स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट ऑफ एनी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी की स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट, ध्यान रखना, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब सेंट्रल हो या स्टेट हो PSU उसका, उसके अलावा सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका टर्नओवर एक्सीडिंग 250 करोड़ हो या नेटवर्थ एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीस हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्योंकि एक MCQ में आ जाता है ये ऐसी चीजें। अब है स्टेट ऑडिट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड म्यूचुअल फंड, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड की अगर स्टेट ऑडिट कोई प्रैक्टिस यूनिट करती है तो वो लेवल 1 में आ जाएगी। उसके अलावा स्टेट ऑडिट ऑफ एंटरप्राइज हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन इंडिया और अब्रॉड, मतलब इंडिया में लिस्टेड हो या कहीं अब्रॉड में लिस्टेड हो, उसका अगर आपने स्टेट ऑडिट किया है उस एंटरप्राइजेस का तो वो भी आ जाएगा प्रैक्टिस यूनिट लेवल 1 एंटिटी के अंदर। नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑडिट ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट, कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें ट्रस्ट को भी इंक्लूड किया गया है जो पब्लिक इंटरेस्ट वाली एंटिटीज है, उनका भी अगर आपने किया है ऑडिट तो वो भी लेवल 1 में आ जाएगा। उसके अलावा स्टेट ऑडिट ऑफ एंटिटी विच रेज फंड फ्रॉम पब्लिक और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब या तो पब्लिक से, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डोनेशन या कंट्रीब्यूशन ले रखा है जिस एंटिटी ने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, उस वो भी लेवल 1 में आ जाएगा। उसके अलावा किसी भी एंटिटी का जिसका नेटवर्थ अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर अगर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उसका भी अगर आपने स्टेट ऑडिट किया तो वो भी आ जाएगा लेवल 1 में। नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑडिट ऑफ एनी एंटिटी जो फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने अगर मिलकर किसी एंटिटी को फंड दिया है 50 करोड़ से ऊपर तो उसको भी अपन लेवल 1 में कवर करेंगे। और नेक्स्ट है NBFC जिसका डिपॉजिट 100 करोड़ और उससे ज़्यादा का है, उसका भी अगर आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है तो लेवल 1 में आ जाएगा। और उसके अलावा सारी एंटिटीज़ जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इन डेज प्रिपेयर कर रही है वो भी लेवल 1 में आ जाएगी। तो एक बार ये 10 पॉइंट है इसके अंदर, एक बार वापस देख लेते हैं इसको क्विकली। सबसे पहले बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का अगर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट किया है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है या सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपने अगर स्टेट ऑडिट किया है जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा हो और नेटवर्थ 5 करोड़ से ज़्यादा हो। उसके अलावा एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड उसका स्टेट ऑडिट। नेक्स्ट, अगर किसी एंटिटी की इक्विटी या डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है इंडिया में या अब्रॉड में, उसका आपने स्टेट ऑडिट किया है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके अंदर ट्रस्ट भी इंक्लूडेड है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है तो उसका भी आपने स्टेट ऑडिट किया तो लेवल 1 में आ जाएगा। कोई भी ऐसी एंटिटी जिसने फंड रेज किया है पब्लिक से, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बाय वे ऑफ डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन के थ्रू 50 करोड़ से ज़्यादा तो वो भी आ जाएगा। उसके अलावा आपने स्टेट ऑडिट किया है कोई भी एंटिटी हो, आपने अगर उसका स्टेट ऑडिट किया है जिसका नेटवर्थ हो 100 करोड़ और उससे ज़्यादा का और 250 करोड़ और उससे ज़्यादा का उसका टर्नओवर हो। नेक्स्ट क्या है, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी एंटिटी जिसको फंड किया है सेंट्रल ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी स्कीम के तहत मोर देन 50 करोड़
और एनबीएफसी जिसकी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखी है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की, तो उसका भी आ जाएगा। और लास्ट कौन सा पॉइंट है, कोई भी ऐसी एंटिटी जो प्रिपेयर कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एज, वो भी लेवल 1 में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे स्टेट ऑडिट की है, बस फर्स्ट पॉइंट जो है ना उसके अंदर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट ऑफ बैंक और इंश्योरेंस है, तो ये ध्यान रखना है और वो थोड़ी लिमिट को थोड़ा ध्यान रख लेना बस। नेक्स्ट लेवल 2 में क्या आएगा, अब लेवल 2 में आ जाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉनकरेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, टैक्स ऑडिट, डिपार्टमेंटल रिव्यू ऑफ ब्रांच और ऑफिसेज, किसके, पीएसयू के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, बैंक के और इंश्योरेंस कंपनी के। मतलब इनकी आपने कोई भी तरह की ऑडिट की है, स्टैट्यूटरी की है या इंटरनल की है, कॉनकरेंट की है, सिस्टम की है, टैक्स ऑडिट की है या डिपार्टमेंटल रिव्यू किया है, तो ये सब के सब लेवल 2 में आ जाएंगे। उसके अलावा जो एनबीएफसी ऊपर कवर थी डिपॉजिट जिन्होंने 100 करोड़ और ऊपर से वाली, उसके अलावा जो बच गई वो इधर आ जाएगी लेवल 2 में। और अगर यू डिन जनरेटेड बाय द प्रैक्टिस यूनिट मोर देन स्पेसिफाइड नंबर, अब आजकल क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करके देते हैं ना प्रैक्टिस यूनिट, मतलब जो सीए के ऑफिसेस वगैरह हैं, तो उनको यू डिन जनरेट करना पड़ता है हर मतलब डॉक्यूमेंट जो भी वो सर्टिफाई करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कोई स्पेसिफाइड नंबर दिया जाएगा, अगर उससे ज़्यादा अगर साइन कर दिए हैं तो उसको अपन मान लेंगे कि लेवल 2 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट तो है कि अब जो भी बच गया ऊपर जो 3 पॉइंट है उसके अलावा जो भी बच गया सारे के सारे लेवल 2 में ही आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर बोर्ड पीयर रिव्यू बोर्ड की ओपिनियन है कि किसी भी प्रैक्टिस यूनिट का स्पेशल रिव्यू करना है तो वो कर सकता है। और प्रैक्टिस यूनिट जो है ना, अब जैसे प्रैक्टिस यूनिट खुद की मर्जी है उसकी कि मेरा पीयर रिव्यू किया जाए, तो वो क्या अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वो सीओ मोटो भी अप्लाई कर सकता है बोर्ड को, बोर्ड फिर उसके ऊपर एक्ट कर देगा विदिन 30 डेज के अंदर, बोर्ड जो है उसकी रिक्वेस्ट रिसिप्ट होने के एक्ट कर देगा। उसके अलावा क्लाइंट, अगर जैसे कोई पीयर रिव्यू है उसका क्लाइंट भी क्या अपनी जो फर्म है, किसी फर्म है, सीए फर्म है, उसका क्लाइंट है, वो क्लाइंट भी क्या उसका पीयर रिव्यू करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है पीयर रिव्यू बोर्ड को, तो यस वो भी कर सकता है। बोर्ड उसको भी 30 डेज के अंदर रिप्लाई दे देगा, जवाब दे देगा। ठीक है, अब ये अपन ने देख ही लिया, अगर लेवल 1 में कोई आ जाती है तो उसको 1 इन 3 ईयर पीयर रिव्यू करवाना है, और लेवल 2 में आ जाती है तो उसको 1 इन 4 ईयर पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा। वैसे तो लेवल 1 एंटिटी को 1 इन 3 ईयर करवाना है पीयर रिव्यू, लेवल 2 को 1 इन 4 ईयर करवाना है, लेकिन बोर्ड अगर चाहे तो क्या उससे कम पीरियड में भी कर सकता है, यस कर सकता है। अगर प्रैक्टिसिंग यूनिट खुद जाके बोर्ड को रिक्वेस्ट करती है कि हमारा पीयर रिव्यू जो है ना आप 2 साल में कर दो या हर साल कर दो, तो बोर्ड ऐसा कर सकता है। अगला अपना टॉपिक है पीयर रिव्यू बोर्ड। अब पीयर रिव्यू बोर्ड है, उसका काम क्या होता है कि पीयर रिव्यूअर कौन होगा उसको सेलेक्ट करना, ठीक है, और कौन सी प्रैक्टिस यूनिट है जिसका पीयर रिव्यू करना है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और जो पीयर रिव्यूअर है वो पीयर रिव्यू करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है पीयर रिव्यू की वो पीयर रिव्यू बोर्ड को सबमिट करता है। तो अब अपन उस पीयर रिव्यू बोर्ड के बारे में समझेंगे कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, उसमें कोरम की रिक्वायरमेंट क्या है, मीटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, कैजुअल वैकेंसी हो जाती तो क्या होता है। तो अब देखते हैं पीयर रिव्यू बोर्ड जो है सबसे पहले तो कौन बनाता है, कंस्टिट्यूट बाय द काउंसिल, जो अपने इंस्टीट्यूट की काउंसिल है वो पीयर रिव्यू बोर्ड बनाती है। अब इसमें कितने मेंबर होंगे, मैक्सिमम 12 मेंबर होंगे जो अपॉइंटेड बाय द काउंसिल होंगे, ठीक है, और नॉट लेस देन 50% जो होंगे वो मेंबर ऑफ द काउंसिल होंगे। मतलब मैक्सिमम 12 मेंबर जो है वो काउंसिल अपॉइंट करेगा और एटलीस्ट 50% उसके अंदर जो है मेंबर ऑफ द काउंसिल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है काउंसिल में नॉमिनेट मेंबर आउटसाइड द बॉडीज, मतलब काउंसिल अगर चाहे तो आउटसाइड द बॉडीज मतलब आउटसाइड मेंबर्स जो है उनको भी अपॉइंट कर सकता है, अदर देन काउंसिल मेंबर को भी। अगर कोई पर्सन हाई इंटेग्रिटी एंड हाई रेपुटेशन वाला है तो उसको कर सकते हैं अपॉइंट। उसके अलावा चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन का अपॉइंटमेंट भी काउंसिल करेगा। और इनकी टर्म क्या होगी, टर्म ऑफ 2/3 मेंबर, मतलब जो टोटल मेंबर होंगे बोर्ड के अंदर उसमें से 2/3 मेंबर की जो टर्म होगी वो क्या होगी, 3 ईयर और एंड ऑफ द टर्म विचएवर इज अर्लियर, 3 साल और उनकी टर्म एंड होती है ना उसमें से जो भी अर्लियर है, मतलब 3 साल से ज़्यादा की टर्म नहीं हो सकती है, ठीक है। अब चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन है उनको रोटेट भी किया जा सकता है एवरी ईयर अगर काउंसिल चाहे तो। उसके अलावा कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड, अगर को बोर्ड में कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो क्या होगा, तो लिखा कैजुअल वैकेंसी कराएगी तो काउंसिल फिल करेगा उसको। और ये ध्यान में रखना है कि बोर्ड जो है पीयर रिव्यू बोर्ड है उसका मेंबर कौन नहीं हो सकता है, डिसिप्लिनरी कमेटी और डिसिप्लिनरी बोर्ड का अगर कोई पहले से मेंबर है,
ठीक है। जो इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी है और डिसिप्लिनरी बोर्ड है, उसका अगर कोई पहले से मेंबर है तो वो पीयर रिव्यू बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है मीटिंग रिक्वायरमेंट। अब मीटिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो मतलब कोरम कितना होगा, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड बट नॉट लेस देन 3 मेंबर शेल बी द कोरम। मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिजनेस या कोई भी ट्रांजेक्शन मीटिंग के अंदर नहीं किया जाएगा जब तक कि एटलीस्ट 1/3 मेंबर प्रेजेंट ना हो बट नॉट लेस देन 3 मेंबर। मतलब अगर मान लो 6 मेंबर है टोटल, तो उसका 1/3 कितना हुआ, 2। लेकिन 1/3 2 होता है, लेकिन एटलीस्ट 3 मेंबर होने ही चाहिए ना, तो उसमें उस केस में 3 मेंबर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, और अदरवाइज एटलीस्ट 1/3 मेंबर जो है वो कोरम हो जाएगा। और उसके अंदर भी एक जो है वो चेयरमैन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन प्रेजेंट होगा तो चलेगा। अब इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कोरम, मतलब मीटिंग में कोरम नहीं हो पाता, तो उस केस में क्या होगा, तो विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर जो मीटिंग है ना, जो चेयरमैन ने जो डेट फिक्स की है, जो टाइम फिक्स किया है, जो प्लेस फिक्स किया है, वहाँ पे एडजॉर्न हो जाएगी। और चेयरमैन अगर एब्सेंट है तो उस केस में वाइस चेयरमैन ने जो फिक्स की है डेट, टाइम एंड प्लेस, उस दिन जो है मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी। और उसके अलावा क्या लिखा है, द बोर्ड शेल मीट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस बिफोर इट। बोर्ड जब चाहे तब मिलकर अपनी मीटिंग कर सकता है, लेकिन कंपल्सरी मतलब मैंडेटरी है कि एटलीस्ट एक मीटिंग तो आपको हर एवरी कैलेंडर क्वार्टर, मतलब हर कैलेंडर क्वार्टर में एक मीटिंग तो पीयर रिव्यू बोर्ड को करनी ही पड़ेगी। और जो बोर्ड है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा काउंसिल को। अगला पॉइंट है अपना एलिजिबिलिटी ऑफ द रिव्यूअर। एक पीयर रिव्यूअर बनने के लिए एलिजिबल कौन होता है, तो पीयर रिव्यूअर शेल बी ए मेंबर इन प्रैक्टिस विद एटलीस्ट 7 ईयर ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस। मतलब जिसको कम से कम 7 ईयर का प्रैक्टिस में रहने का ऑडिट एक्सपीरियंस हो, या फिर अगर वो प्रैक्टिस में नहीं रहा, वो इंडस्ट्री से मूव होकर प्रैक्टिस में आया है, तो कम से कम उसको 10 साल का इंडस्ट्री में ऑडिट करने का एक्सपीरियंस हो, और उसके साथ साथ में 3 ईयर का उसको प्रैक्टिस का फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो भी चल जाएगा, अगर वो इंडस्ट्री से मूव होकर के आया है, लेकिन इंडस्ट्री में उसको 10 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो या तो उसको 7 साल का ऑडिट का एक्सपीरियंस हो, इंडस्ट्री से मूव होकर आया है तो 10 साल का इंडस्ट्री में ऑडिट का एक्सपीरियंस हो, और प्लस 3 साल का ऑडिट का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है उसको जो बोर्ड ने बोला गया है, जो बोर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब है, वो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग और वो रिक्वायर्ड टेस्ट पास करना पड़ेगा, तभी वो पीयर रिव्यूअर बन सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मेंबर ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज ए रिव्यूअर शेल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश। अब जैसे ही कोई पीयर रिव्यूअर बन जाता है तो उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी अपनी कंसेंट की। एक तो अपनी कंसेंट की उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं अपने एज ए पीयर रिव्यूअर अपॉइंट होने के लिए अपनी कंसेंट देता हूँ। और सेकंड, उसको एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देनी पड़ेगी कि वो पीयर रिव्यू प्रोसेस के दौरान और उसके बाद में भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखूँगा, वो उसको देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि कौन जो है पीयर रिव्यूअर बनने के लिए एलिजिबल है, वो तो देख लिया अपन ने। अब कौन जो है पीयर रिव्यूअर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसे कौन से मेंबर हैं जो पीयर रिव्यूअर नहीं बन पाएंगे, तो यहाँ पे 5 पॉइंट है। जिस मेंबर के अगेंस्ट में अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो नहीं बन पाएगा, या फिर वो फाउंड हो गया है गिल्टी ऑफ द प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट बाय द काउंसिल या फिर बाय द डिसिप्लिनरी बोर्ड या फिर डिसिप्लिनरी कमेटी एनी टाइम, वो भी नहीं बन पाएगा पीयर रिव्यूअर। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर वो मेंबर कन्विक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट हो गया, चाहे इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में, तो वो भी ऑफेंस ऑफ द मोरल टर्पिट्यूड का जो पनिशमेंट जिसमें इम्प्रिजमेंट की होती है, तो वो भी नहीं बन पाएगा पीयर रिव्यूअर। उसके अलावा ही और हिज पार्टनर, मतलब कोई मेंबर है वो खुद और उसका पार्टनर पीयर रिव्यूअर नहीं बन पाएगा अगर उसका कोई ऑब्लिगेशन है या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है प्रैक्टिस यूनिट के साथ में, तो उस प्रैक्टिस यूनिट का वो पीयर रिव्यूअर नहीं बन पाएगा। और लास्ट पॉइंट है जो कि शायद नया ऐड हुआ है कि अगर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ली है किसी भी पार्टनर के अंडर में, मतलब जिस प्रैक्टिस यूनिट का पीयर रिव्यू करना है, उस प्रैक्टिसिंग यूनिट के किसी भी पार्टनर के अंडर में उस मेंबर ने अगर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर रखी है ना, तो वो उसका पीयर रिव्यू नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये 5 याद रखने हैं अपने को। लास्ट पॉइंट क्या है कि पीयर रिव्यूअर जो होगा उसको क्या है, पीयर रिव्यू करने के नेक्स्ट 2 ईयर तक, मतलब जिस दिन वो अपॉइंट हुआ है एज ए पीयर रिव्यूअर, उसके नेक्स्ट 2 साल तक कोई भी प्रोफेशनल असाइनमेंट वो उस प्रैक्टिस यूनिट से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जिस दिन वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 2 साल बाद में भी नहीं बन सकता है, प्रोफेशनल असाइनमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकता है वो, और 2 साल पहले भी कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है उस प्रैक्टिसिंग यूनिट से। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 साल बाद में भी और 2 साल पहले भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से वो कोई भी प्रोफेशनल असाइनमेंट प्रैक्टिस यूनिट से, मतलब कोई भी तरह का वो काम प्रोफेशनल असाइनमेंट वगैरह प्रैक्टिस यूनिट से नहीं ले सकता है।
क्वालिफाई असिस्टेंट, अब क्वालिफाई असिस्टेंट की हेल्प भी ले सकता है अगर रिव्यूअर चाहे तो। मतलब जो वो पीयर रिव्यू करने के लिए जाएगा तो किसी को साथ में ले जा सकता है, तो बिल्कुल एक क्वालिफाइड असिस्टेंट के बंदे को ले जा सकता है। कौन होगा क्वालिफाइड असिस्टेंट? लिखा हुआ है सेल्बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और केवल एक को ले जा सकता है, वो एक से ज़्यादा असिस्टेंट को नहीं ले जा सकता है। और वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। सेक्शन 8 और सेक्शन 21 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, तभी वो क्वालिफाइड असिस्टेंट बन सकता है। और क्वालिफाइड असिस्टेंट जो है उसका नाम बोर्ड को और प्रैक्टिस यूनिट को पहले से इंटीमेट करना पड़ेगा। और क्वालिफाइड असिस्टेंट जो है उसको भी डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो साइन करके देना पड़ेगा। और क्वालिफाइड असिस्टेंट जो है उसका कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, न तो प्रैक्टिस यूनिट के काम में न बोर्ड के काम में। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस में जो भी लोग इन्वॉल्व है उन सबको थ्रू आउट द पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलना है। अब जो इसमें इन्वॉल्व कौन कौन होते हैं? बोर्ड होता है, क्वालिफाइड असिस्टेंट होता है, प्रैक्टिस यूनिट होता है, पीयर रिव्यूअर होता है। तो इन सबको स्ट्रिक्टली जो है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना है पीयर रिव्यू के दौरान, और प्रिजर्व करके रखना है सीक्रेसी। उसके अलावा जो रिव्यूअर है वो कभी भी जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ना जो प्रैक्टिस यूनिट की, उसका मिसयूज नहीं करेगा और उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा किसी को भी अनलेस रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड या फिर काउंसिल। और अगर आप इसका नॉन कंप्लाइंसेस इसका करते हो, सीक्रेसी प्रोविजन का, कॉन्फिडेंशियलिटी का अगर नॉन कंप्लाइंसेस करती है पीयर रिव्यूअर करता है, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा और सेक्शन 22 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी हो जाएगा अगर उसने नॉन कंप्लाइंस कर दिया है इन प्रोविजन का। और डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अपन ने पहले ही देख लिया है कि पीयर रिव्यूअर को भी देना पड़ेगा एंड क्वालिफाइड असिस्टेंट को भी देना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी मेंबर ऑफ द बोर्ड होंगे पीयर रिव्यू के, उन सबको भी जो है मेंबर्स को भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कॉन्फिडेंशियलिटी का एज प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड। अगला टॉपिक है अप्रोच ऑफ द रिव्यूअर। रिव्यूअर की अप्रोच क्या होनी चाहिए पीयर रिव्यू करते समय? तो फॉलोइंग स्टेप्स इसमें दिए गए हैं जो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो पीयर रिव्यू जब जाएगा पीयर रिव्यू करने के लिए प्रैक्टिस यूनिट का, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी इंगेजमेंट लेटर की। जो जैसे प्रैक्टिस यूनिट है वो कोई भी असाइनमेंट लेता है, मतलब सपोज कीजिए वो कोई भी एक ऑडिट लेता है तो इंगेजमेंट लेटर इशू करेगा ना, वो इंगेजमेंट लेटर करेगा ऐसे 210 के अकॉर्डिंग। तो उस इंगेजमेंट लेटर की रिव्यूअर को जाकर के उस इंगेजमेंट लेटर की वो अंडरस्टैंडिंग ले सकता है, जिससे उसको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस यूनिट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और ऑडिट का क्या नेचर था, क्या स्कोप था, मतलब उस एश्योरेंस इंगेजमेंट का क्या नेचर था, क्या स्कोप था। तो इंगेजमेंट लेटर एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए एक पीयर रिव्यूअर की पीयर रिव्यू करते समय। और वो सारे के सारे एश्योरेंस इंगेजमेंट की वहाँ पर जा कर के जो है सबको सेलेक्ट नहीं करेगा, उसमें से वो कुछ सैंपल को सेलेक्ट करेगा। और तो उसके लिए वो मटेरियलिटी कंसीडर करेगा, कौन सा मटेरियल है, कौन सी मटेरियल जो उसके क्लाइंट है, उसी एश्योरेंस इंगेजमेंट की जा करके वो है ना उसके इंगेजमेंट लेटर की वो अंडरस्टैंडिंग लेगा। ठीक है। नंबर 2 क्या है? अब नंबर ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट टू बी सिलेक्टेड, जो अभी मैंने बोला कि वो सबकी नहीं करेगा, वो सेलेक्ट करेगा उसको कौन सी का पीयर रिव्यू करना है। तो वो कैसे सेलेक्ट करेगा? उसके लिए उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपना जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और वो उस बेस पे भी सेलेक्ट कर सकता है कि आगे अपन पढ़ेंगे जब उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्वेश्चनरी एक देता है पीयर रिव्यूअर प्रैक्टिस यूनिट को भरने के लिए। तो उस क्वेश्चनरी के बेस पे जो रिप्लाई आया है और या फिर प्रैक्टिस यूनिट की साइज क्या है, उन दोनों बेस के अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकता है कि नंबर ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट उसको कौन सी सेलेक्ट करनी है जिनका वो पीयर रिव्यू करे। वो चाहे तो वेट दे सकता है लार्ज क्लाइंट को, कि जो बड़े बड़े क्लाइंट है ना उनकी प्रोसेस जो है पीयर रिव्यू उनका जा करके करे, कि उस एश्योरेंस इंगेजमेंट का पीयर रिव्यू करे जो बड़े बड़े क्लाइंट से रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस यूनिट मे हैव पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द पर्टिकुलर इंगेजमेंट। तो प्रैक्टिस यूनिट जो है कोई भी एश्योरेंस इंगेजमेंट जब एक्सेप्ट करती है तो उसका कोई ना कोई पॉलिसी प्रोसीजर तो होगा, तो उसको एग्जामिन करना पड़ता है पीयर रिव्यू को। अगर ऐसी कोई पॉलिसी प्रोसीजर एग्जिस्ट करती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती है तो उसको इंक्वायर करना पड़ेगा कंसर्न पर्सन से कि आपकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या है। जब भी आप कोई एश्योरेंस इंगेजमेंट आपके पास आती है तो आप क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉलो करते हो। ठीक है, उसको एग्जामिन करना काम पीयर रिव्यूअर का है। ठीक है, जब भी आप एक्सेप्ट करोगे कोई ऑडिट तो कुछ तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉलो करते होंगे ना, तो उसको आपने डॉक्यूमेंटेड किया है या नहीं किया है, उसके रिगार्डिंग आप जो है इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ये पीयर रिव्यूअर का काम है। अगला स्टेप क्या है?
अगला इसमें लिखा है कि रिव्यूअर जब पीयर रिव्यू करेगा तो वो फॉलो कर सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर, इनका कॉम्बो फॉलो कर सकता है वो थ्रू आउट द पीयर रिव्यू प्रोसेस। अब कॉम्प्लायंस प्रोसीजर है, उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर वो देखेगा कि जो प्रोसीजर जो प्रैक्टिस यूनिट ने फॉलो की है वो सफिशिएंट है कि नहीं है टू एंश्योर द कंप्लायंस विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड, और एडिक्वेटली कम्युनिकेट है या नहीं है सारे स्टाफ को, ये देखेगा वो कंप्लायंस टेस्ट में। और सब्सटेंसिव टेस्ट के अंदर वो क्या देखेगा, जो प्रैक्टिस यूनिट ने जो वर्किंग पेपर बनाए हैं रिलेटिंग टू द क्लाइंट वो एडिक्वेटली डॉक्यूमेंट है या नहीं है, और जो भी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन जो आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट प्रैक्टिस यूनिट देता है या नहीं देता है। फाइनली जब रिव्यूअर रिकॉर्ड को इवेल्युएट करेगा तो वो क्या क्या कंसीडर करेगा उसमें, तो 3 चीज़ें दी गई है इसमें। जब भी पीयर रिव्यूअर प्रैक्टिस यूनिट के रिकॉर्ड को इवेल्युएट करेगा ना, तो वो सबसे पहले देखेगा कि सिग्निफिकेंट इश्यूज मैटर प्रॉब्लम जो भी अराइज हुई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एंगेजमेंट उसको अप्रोप्रिएटली कंसीडर किया है, रिजोल्व किया है, डॉक्यूमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है, और एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस जो है ऑब्टेन किए गए हैं नहीं किए गए, ताकि जो भी कंक्लूजन ड्रॉन है उसकी रीजनेबलनेस का पता चल सके, क्योंकि ऑडिट एविडेंस हो गए तभी तो पता चलेगा कि रीजनेबल है या नहीं है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि जो भी सिग्निफिकेंट डिसीजन रिलेटेड टू द एंगेजमेंट है उसमें यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट हुआ है, और कोई भी रिजोल्यूशन किया है सिग्निफिकेंट मैटर का उसको प्रॉपरली जो है डॉक्यूमेंट किया है या नहीं किया है।